वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के हमने कहा था कि हम आधा पार्ट यूनिट का यहाँ कवर करेंगे, आधा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमने आधा पार्ट उसमें कवर क्या किया था? मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन, नेचर, स्कोप, पर्पस, फंक्शन, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड मैनेजर के बारे में भी कवर किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी स्किल सेट। जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो, मैंने आई बटन में लिंक दिया है, प्लीज़ जाके देख लो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। एंड आज अभी हम जो कंटिन्यू करेंगे वो हमने कहा था कि इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट वाला टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। दो बच्चे, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट और दूसरा कोऑर्डिनेशन। तो यूनिट 1 हमारी खत्म हो जाएगी इसी के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो जो हमारा अप्रोचेस है उसका 3 बाइफर्केशन है। अलग अलग बुक में थोड़ा अलग अलग दिया है, बट मैंने जो किया है वो इस तरीके से किया है। सो अप्रोचेस पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि मैनेजमेंट थॉट्स क्या होते हैं और उनका इवोल्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं हम। मैनेजमेंट थॉट्स क्या होते हैं? किसी को कोई आइडिया? जिसको हो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। एंड अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स की, तो व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? एनी सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस थ्रू विच वी मैनेज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मली, इनफॉर्मली, हम कोई भी लिख सकते हैं उसमें से। ओके, तो नाउ व्हाट आर मैनेजमेंट थॉट्स? Management thoughts are a set of ideologies, trust or concepts or theories in accordance to which we manage a group of people organized formally or informally. वो concepts या वो ideologies मतलब विचारधाराएं या वो theories जो हम अपने, जो भी हमारा ग्रुप है, चाहे वो फॉर्मल लोगों का ग्रुप हो, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड हो, चाहे वो इनफॉर्मल ग्रुप हो, इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड हो, हम अपने अकॉर्डिंग जिन अप्रोचेस को फॉलो करते हैं या जिनके गाइडलाइंस या जिनके क्या कहते हैं, नक्शे कदम पर चलकर हम अपनी मैनेजमेंट करते हैं, दोज आर नोन एज मैनेजमेंट थॉट्स। तो उनका इवोल्यूशन कैसे यार? मैनेजमेंट बीबीए तो अभी हम लोग अब मॉडर्न टाइम में पढ़ना शुरू किए हैं, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट कहाँ नहीं लगती है? इवन अ मदर ऑल्सो मैनेजेस हर हाउस। तो मैनेजमेंट तो डिकेड से हो रही है ना। राम जी अपने स्टेट को मैनेज किए, स्टेट अफेयर्स को मैनेज किए, वहाँ भी फाइनेंस अफेयर्स होते थे। उसके बाद राम जी के बाद अगर हम और देखें, इधर आ जाएँ, भगवान को एक भगवान को ना कंपेयर करते हुए अगर हम इस टाइम में आ जाएँ, तो कुछ एग्जाम्पल्स हमारी बुक में भी जो दिए हुए हैं वो ये है कि रोमन एम्पायर में स्टेट अफेयर्स के मैनेजमेंट की काफ़ी अच्छी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो पिरामिड्स वगैरह बनते थे, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था। पिरामिड्स बनाना इज़ नॉट ईजी, ज्योमेट्रिकल नॉलेज काफ़ी चाहिए होती है। एंड फिर अगर हम देखें कहाँ पे, चाणक्य नीति, अगर किसी ने सुना हो चाणक्य के बारे में, जिन्होंने सुना है वो रिलेट कर पाएंगे। चाणक्य नीति उनकी एक बुक है, उसमें स्टेट अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर्स, एक राज्य को कैसे चलाना चाहिए, एंड ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से दी हुई हैं, चाणक्य नीति जो बुक है, ठीक है। एंड अगर हम देखें तो अकबर के टाइम में भी मैनेजमेंट अच्छी थी, अकबर के टाइम में ही अच्छी थी शायद मतलब जितने भी मुस्लिम शासक थे। आई एम नॉट डिनाइंग एनीबडी, बट मुझे लगता है कि बेस्ट इज़ ऑलवेज द बेस्ट। तो मतलब वो जो मुगल डायनेस्टी थी उसमें अकबर के टाइम की जो थी क्या बोलते हैं मैनेजमेंट, वो काफ़ी अच्छी थी। कंट्रोवर्सी में मत लेके जाना इसे प्लीज़। एंड देन अगर अभी हम आएँ तो जो चंद्रगुप्त मौर्य जी का था डायनेस्टी, उनकी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी थी। सो मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम बात करेंगे अप्रोचेस। तो मैंने 3 कैटेगरीज में बाइफर्केट किया हुआ है। बाइफर्केशन, BIFURCATION। आई नो बहुतों को पता होगा, ये बहुत डीप पढ़ा रही हूँ मैं, बट बाइफर्केशन का मतलब सेपरेशन होता है। तो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, सेपरेट कर रखा है। बुक किसी बुक में डिफरेंट मिलेगा, किसी बुक में सेम मिलेगा, तो देख लीजिएगा आप लोग, जो आप लोगों को कन्वीनियंट लगे आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा। टॉपिक्स यही रहते हैं, ठीक है। क्लासिकल, बिहेवियरल और मॉडर्न। ओके, सो क्लासिकल अप्रोच वो अप्रोचेस हैं जो काफ़ी टाइम से हैं और अभी तक हैं। क्लासिकल, आप जैसे कि क्लासिकल म्यूज़िक, भाई हमें कोई भी म्यूज़िक सीखना हो तो हमें क्लासिकल तो सीखना पड़ता है ना। अगर आप प्रोफेशनली सीखना चाह रहे हैं म्यूज़िक, तो फर्स्ट यू लर्न सारेगामापा। ओके, सो एग्जैक्टली वैसे ही है। अगर आपको मैनेजमेंट करनी है तो पहले तो आपको क्लासिकल मैनेजमेंट आनी चाहिए ना, क्लासिकल अप्रोचेस के बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए ना, ठीक है। एंड देन बिहेवियरल एंड देन मॉडर्न। जो ये बिहेवियरल और मॉडर्न है, ये नाम से पता चल रहा है कि थोड़ी देर पहले के टाइम में मैनेजमेंट में जिन लोगों को हम मैनेज कर रहे होते थे उनको इतनी इम्पोर्टेंस
शायद कोई देता था और कोई नहीं देता था, मतलब ये चीज़ सीन नहीं थी, ठीक है। तो धीरे धीरे इवेलुएट जब हुई चीज़ें तो बिहेवियरल अप्रोच भी आया और मॉडर्न अप्रोच भी आया। थोड़ा सा मैं अभी पढ़ा दे रही हूँ, फिर एक एक पार्ट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको अभी इसके बाद अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। पहला हमारा है साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज़ गिवन बाय F.W. टेलर। पूरा नाम है इनका फेडरिक विंसलॉ टेलर, FEDEREICK, फेडरिक WINSLOW, विंसलॉ, और टेलर लिखा है मैंने। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव, ओके, साइंटिफिक से आप समझ गए कि वो साइंटिफिक होगा, ठीक है, उसका फैक्ट्स और फिगर्स और उसकी जो रिजल्ट आया होगा या उसका जो इम्प्लीकेशन होगा वो प्रूवन होगा, ठीक है, प्रूव कर सकते हैं आप, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव? एडमिनिस्ट्रेटिव का क्या मतलब होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब अच्छा, IAS का क्या काम होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो IAS बनता है, हु इज़ दैट? एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इज़ बेसिकली डन एट द लेवल ऑफ डिपार्टमेंट हेड्स, कैटेगरी हेड्स या फंक्शन हेड्स, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए बेसिकली है। जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सारी स्किल्स चाहिए, थोड़ी टेक्निकल भी आनी चाहिए, थोड़ी सी कंसेप्चुअल भी आनी चाहिए, थोड़ी सी सॉफ्ट हार्ड सारी स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि उसे छोटे को बताना है और बड़े से पूछना है, ठीक है। वो एक लिंक भी होता है, एक ब्रिज भी होता है। तो जितनी भी स्किल्स एज अ एडमिनिस्ट्रेटर या जितने भी अप्रोचेस एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको रिक्वायर्ड है ना, वो यहाँ पे आपको हेनरी फ्योल के 14 एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में मिल जाएगी। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उन्हें याद आ रहा होगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट भी हमने पढ़ा है, उसके 4 प्रिंसिपल्स हैं और कुछ टेक्निक्स हैं, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी वगैरह, याद आया कुछ, है ना। जो साइंस और आर्ट्स से मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ डोंट फील लेफ्ट आउट। इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ दोनों चीज़ों को, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में शॉर्ट में पूछे जाते हैं, जिसका MCQ होता है भाई तुम्हारी वाह भी है और नहीं भी है। ओके, द नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट भी यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछते हैं। ओके, तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मैक्स वेबर ने दी है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरोक्रेट? CBI के बारे में सुना है? CBI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। ब्यूरो, जब आप वर्ड सुने ना, तो ब्यूरो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मल ग्रुप ही होता है, ठीक है, टू बी वेरी क्लियर। बट ब्यूरो का मतलब वो होता है ऐसा कोई डिपार्टमेंट है, ऐसा कोई फॉर्मल ग्रुप या ऐसा कोई भी फॉर्मल जो वर्क हो रहा हो उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर बना हो, उसमें पेपर मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस और रिकॉर्ड मेंटेनेंस, कोई कुछ भी बोलिए आप, इसको प्रायोरिटाइज किया जाता है। अब CBI में अगर आप रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करोगे तो आप फर्दर कैसे प्रोसीड करोगे? वो देखा है कि टीवियों में कि कोई कोई कमरे ऐसे खुलते हैं किसी उसमें, क्या साधारण इंडिया में, कि वो पूरे कमरे में सिर्फ शेल्फ्स होती हैं और शेल्फ्स में सिर्फ रिकॉर्ड्स होते हैं जिन पे धूल लग चुकी होती है। बट स्टिल ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इज समथिंग विच प्रायोरिटाइज डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड मेंटेनेंस। ओके, ये मैक्स वेबर ने दी है, इसका भी थोड़ा सा छोटा सा डिस्क्रिप्शन देंगे आपको। ओके, क्लासिकल अप्रोच अभी इसके बाद डिटेल में एक्सप्लेन करना है। बिहेवियरल के 2 बाइफिकेशन किए हैं मैंने, कहीं कहीं काफ़ी डिफरेंट है और कहीं कहीं 2 ही हैं। ओके, तो आप देख लीजिएगा, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो पढ़िए, टॉपिक्स तो यही हैं। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, और जो आई थिंक हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, इसे एक साइंटिस्ट ने किया है, इसकी कहानी है, कहानी सुनाएंगे अभी। ओके, तो इसमें 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। उन्होंने हॉथरॉन जो इंडस्ट्री थी वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट करा था। 4 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट थे ये जानने के लिए कि एक्चुअली ऐसी क्या चीज़ है जो प्रोडक्शन आउटपुट या एम्प्लॉयज़ को अफेक्ट करती है। मतलब जो बेस चीज़ ऐसी क्या है जो अफेक्ट करती है, किसी भी कंपनी को बहुत ऊपर पहुंचाती है, किसी कंपनी को बहुत ही नीचे गिरा देती है। ओके, एंड देन द नेक्स्ट विच वी हैव इज बिहेवियरल साइंस अप्रोच। बिहेवियरल साइंस अप्रोच में हमारी कुछ जो थ्योरीज हैं ये हम मोटिवेशन पार्ट में पढ़ेंगे। मोटिवेशन इज़ आई थिंक इन यूनिट 3 का लास्ट में है या यूनिट 2 का लास्ट में, किसी 2 या 3 में से एक किसी यूनिट में लास्ट का टॉपिक है, तो उसमें ये थ्योरीज डिटेल में समझाई गई। अभी मैं नाम बता देती हूँ, थोड़ा रिकॉल करा देती हूँ। पहला नाम है नीड हायरार्की थ्योरी बाय मास्लो। फिर से मैं वही बोलूँगी जो कॉमर्स पढ़ के आए हैं, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ, थोड़ी इंटरेस्टिंग है इसलिए बता रही हूँ, बाकी तो मोटिवेशन वाले में पढ़ाऊँगी मैं इसे, ठीक है। नीड और हायरार्की दोनों वर्ड्स को अगर तोड़ दो तो नीड का मतलब क्या होता है? ज़रूरत, और हायरार्की का मतलब क्या होता है? लाइक
ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो पोजीशनल या जनरेशनल चीज़ चली आ रही है, दैट इज़ हायरार्की। ओके, किसी भी कंपनी में हेड है, सब हेड है, मैनेजर है, सब मैनेजर है, सुपरवाइजर है, फिर एम्प्लॉई है ना। तो एग्जैक्टली वही। तो नीड हायरार्की थ्योरी याद रखना हमेशा, नीड ज़रूरत जब आए तो याद रखना कि एम्प्लॉयज़ की नीड्स होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन का तो गोल होता है, ठीक है। तो जब नीड हायरार्की थ्योरी की बात आए तो नीड हायरार्की थ्योरी एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, छोटे से लेके सबसे बड़े एम्प्लॉय, मतलब वर्कर, फैक्ट्री वर्कर से लेके सीईओ तक के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नीड हायरार्की थ्योरी का मास्लो ने किया था डेरिवेशन। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ये है कि लोअर लेवल के वर्कर्स की क्या नीड होती है, जॉब को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और या फिर क्या ऐसी उनके दिमाग में चीज़ें होती हैं लाइक डिज़ायर्स एम्बिशंस होती हैं, और हायर लेवल पे क्या होता है। तो उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करके उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा है, ठीक है। अच्छी है ये थ्योरी, मोटिवेशन पार्ट में है, अच्छे से दिखाई गई है, तो वहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देन 2 फैक्टर बाय हेंसबर्ग, थ्योरी एक्स वाई बाय डगलस एंड थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई एक्स वाई नहीं सॉरी बाय डगलस, और चेस्टर बर्नर्ड का हम कंट्रीब्यूशन यहाँ पे पढ़ेंगे, बाकी तो ये मोटिवेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट दिया है। ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट मतलब लाइक कि ऑर्गेनाइज करना फंक्शन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, वर्कर वाइज या स्किल वाइज, जो ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट है ना वो चेस्टर बर्नर्ड ने दिया है। ऑर्गेनाइजेशन तो पहले भी होता था, ऐसा नहीं है, बट हाँ जब कोई बहुत सक्सेसफुल या बहुत प्रूवन कंसेप्ट देता है तो उसका नाम आ जाता है वहाँ पे। तो इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा हमें पढ़ना है, कुछ इतना खास नहीं है वैसे, बट स्टिल मैं पढ़ा दूँगी। एंड द नेक्स्ट लास्ट इज मॉडर्न। मॉडर्न अप्रोचेस में 5 अप्रोचेस हैं, क्वांटिटेटिव, कंटिंजेंसी, सोशल सिस्टम, डिसीजन मेकिंग, सिस्टम अप्रोच। बहुत बोल दिया ना, एक एक करके समझाती हूँ। ओके, क्वांटिटेटिव अप्रोच समझ आ रहा है, टर्म से कुछ समझ आ रहा है। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, जिस चीज़ को आप कैलकुलेट कर सको, जिस चीज़ के ऊपर कैलकुलेशन हो सके, वही तो क्वांटिटेटिव अप्रोच होगा, है ना। जब आप कोई चीज़ नाप, मम्मी कहते नहीं कि सोच समझ के बोला करो, नाप जोक के किया करो, है ना। तो वही चीज़ जब आप कोई चीज़ कैलकुलेटिव वे में करोगे, मेजरेबली करोगे, कि अगर हमने ऑप्शन ए लिया तो इसमें इतने वर्कर्स, उनकी इतनी सैलरी, तो हमारा इतना आउटपुट, तो हमारा कितना प्रॉफिट, कितना मार्जिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑप्शन बी लिया तो इतने वर्कर, इतना प्रॉफिट, इतना मार्जिन, इतने एक्सपेंसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑप्शन सी लिया तो क्या, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव जो अप्रोच होता है उसमें वही है कि हम डिफरेंट जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो डिफरेंट हमारे जो ऑप्शंस आए होते हैं हम उनको क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं, ठीक है। मॉनेटरी टर्म्स में कह सकते हैं आप, या क्या होता है कॉमर्स में, अकाउंट्स में अगर आपने सुना होगा तो हर एक डेफिनेशन के बाद इन मॉनेटरी टर्म्स, तो मतलब क्या, क्वांटिटेटिव मेजर ही तो है वो। तो वही चीज़ होती है क्वांटिटेटिव अप्रोच, हर चीज़ को मेजरेबली एक नंबर या एक मैथमेटिकल फॉर्म में दिखा के कवर करना, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच हो गया। द नेक्स्ट वन वी हैव इज कंटिंजेंसी अप्रोच। कंटिंजेंसी मैंने वीडियो 1 में भी पढ़ाया है, जो भूल गया है प्लीज़ जाके देख ले, आई बटन में लिंक है। कंटिंजेंसी की अगर हम बात करें, व्हाट इज कंटिंजेंसी? कंटिंजेंसी अप्रोच इज समथिंग या इज एनी इनिशिएटिव या anything which can handle an unexpected situation। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई हो जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन ना रखी हो, मान लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटी, या आप लोग, या ओके डोंट मेक इट अ कंट्रोवर्सी, या आप लोग उम्मीद कर रहे हो कि मोदी आएंगे पर मोदी की बजाय सपा आ गए। तो ये तो अनएक्सपेक्टेड था ना, आपके लिए था, हो सकता है कुछ लोग सपा ही चाह रहे हो सकता है कुछ लोग मोदी ही चाह रहे हो, तो जो लोग मोदी चाह रहे हो उनके लिए तो अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी हो गई है अभी तो फिलहाल। तो यही चीज़ है, अगर अब गवर्नमेंट चेंज होती है तो स्कीम चेंज होती है, जो कि बिजनेस को अफेक्ट करती है। अब जैसे कि अगर हम देखें तो बीजेपी गवर्नमेंट में स्टार्टअप्स वगैरह या बिजनेस वगैरह को अंधा सपोर्ट मिल रहा है, अगर हम देखें तो, ठीक है। एक्सप्लॉइट तो फिर भी कोई ना कोई होता ही होता है, तो हो सकता है सपा में वो ना मिले तो वो आए तो वो अपनी पॉलिसीज़ लगाएं, तो फिर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो करेगा तो है ही, ऑब्वियसली बात है, कंपनी को अफेक्ट और हार्म दोनों ही करेगा। तो उस रेफरेंस में मैनेजर्स का क्या लुकआउट होगा और क्या उनका रिएक्शन होगा, क्या वो इनिशिएटिव्स लेंगे कि बिजनेस स्मूथली रन करे उस सिचुएशन में भी, दैट इज़ कंटिंजेंसी अप्रोच। अब ये किसी नेचुरल कैलामिटी के लिए भी हो सकता है, मान लीजिए फैक्ट्री में आग लग गई, ओके, तो जितना भी इन्वेंट्री था, स्टॉक था, रॉ मटेरियल था, सब तो जल गया, तो उसमें आप क्या लुकआउट रखेंगे अपना, क्या इनिशिएटिव लेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, वर्कर्स को कैसे संभालेंगे, उन्हें सैलरी देंगे या नहीं देंगे, उन्हें सिंपैथी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सिंपैथी फंड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे।
तो दिस इज़ कम्प्लीटली कंटिजेंसी अप्रोच, ठीक है, कि अगर कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई है जो आपने सोची नहीं थी, तो वहाँ पे आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा और कितना अच्छा होगा और कितना वैल्यूएबल होगा। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज सोशल सिस्टम अप्रोच। सोशल सिस्टम नाम से ही समझ में आ रहा है, सोशल सिस्टम रिगार्डिंग सोसाइटी, बाय सोसाइटी, फॉर सोसाइटी, विद सोसाइटी, सिंपल हो गया है खैर अब तो। ओके, तो अगर अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो रतन टाटा सर के बारे में सबने सुना हुआ है। रतन टाटा सर का जो कंपनी है या उनका जो भी बिजनेस मैनेजमेंट मॉड्यूल है वो काफ़ी सोशली वेल या सोशली इक्विप्ड है। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने जितना सुना है, उनकी कंपनी का एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो काफ़ी कम है। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो मैंने बता दिया है आपको पहले वाले वीडियो में, फिर से बता दे रही हूँ, पर वीडियो जाके ज़रूर देख लेना। ओके, तो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि अगर आपकी कंपनी में कोई ज्वाइन कर रहा है एम्प्लॉय, तो वो छोड़ नहीं रहा है कंपनी को। मतलब मान लो 1 साल, 2 साल, 3 साल सब्सिक्वेंट ईयर में छोड़ नहीं रहा है, उसका मतलब टेन्योर है वो काफ़ी दिनों तक या काफ़ी सालों तक वहाँ पे टिका हुआ है। ओके, लॉयल टू द कंपनी, विथ द कंपनी सिंस ईयर्स। ओके, तो उनका वो कम है क्योंकि वो बहुत ही एम्प्लॉय और कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी है। अपने एम्प्लॉयज़ का जितना भी प्रॉफिट होता है या जितनी भी केयर टेकिंग होती है, जो उनकी नीड हायरार्की थ्योरी में जो चीज़ें मेंशन करी गई हैं, वो सब फुलफिल करते हैं। और वो अपने कस्टमर एक्विजिशन के भी काफ़ी ज़्यादा केयरफुल है उस चीज़ को लेकर भी, ठीक है। तो वो एक्सप्लॉइट अपने एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। एंड आप ये भी सुना होगा काफ़ी लोगों ने कि उनकी ज़्यादातर जो शेयर्स की जो परसेंटेज है, जो उनका प्रॉफिट या डिविडेंड या जो भी कुछ बनता है, वो डोनेट करते हैं। तो वो सोशली भी वेल इक्विप्ड है। ओके, तो दैट इज सोशल सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। सब कुछ तो हो रहा है, ऐसा तो नहीं उनकी कंपनी गिर गई, वो जे कर्व में है, उठी तो रही है, बट ही इज सोशली मैनेजिंग एवरीथिंग, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है और एम्प्लॉयज़ की नीड्स होती है, ठीक है। वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड हैं, तो इस वजह से वो सोशल सिस्टम अप्रोच मैनेजमेंट है उनकी, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की। ओके, द नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। एंड नाउ डिसीजन मेकिंग ये कैसा अप्रोच हुआ यार, डिसीजन मेकिंग तो इसमें तो क्या समझाएंगे, नहीं। डिसीजन मेकिंग यहाँ बेसिकली है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब मीटिंग हो, तो इट्स डिपेंड्स कि आप बस 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बातें सुनकर डिसीजन ले रहे हैं या फैक्ट्स और फिगर्स कंसिडर कर रहे हैं, रिव्यूज़ कंसिडर कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स से क्रॉस कम्युनिकेशंस भी कर रहे हैं, क्वेश्चनायर भी कर रहे हैं। तो देखो, जितना ज़्यादा डेमोक्रेसी ओरिएंटेड डिसीजन होगा उतना वो बेटर रिजल्ट करेगा। हो सकता है थोड़ा टाइम टेकिंग हो, पर डिसीजन मेकिंग अप्रोच में जो बेसिकली है वो यही है कि जितना ज़्यादा आप फैक्ट्स, फिगर्स, ऑल्टरनेटिव्स को एग्जामाइन करेंगे, चेक करेंगे, उनके रिजल्ट को देखेंगे और कंपेयर करेंगे, कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितने हमारे पर्पस फुलफिल हो रहे हैं, सोशल पर्पस फुलफिल हो रहा है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल हो रहा है कि नहीं, उतना बेटर डिसीजन बनेगा। ओके, तो दैट इज कम्प्लीटली वो डिसीजन मेकिंग है। ऐसा नहीं है कि बस 4 लोगों की बातें सुनती जो हायर लेवल पे हैं और बस वही नहीं। ट्राई टू गो टू द लोअर लेवल, क्रॉस कम्युनिकेट करो, क्वेश्चन आयर्स दो, रिव्यूज लो एंड देन गो टू अ पर्टिकुलर डिसीजन। ओके, एंड देन डिसाइड। तो ये डिसीजन मेकिंग अप्रोच में है कि डिसीजन जो हो वो फर्म हो, प्रिसाइज हो और सोचा समझा हुआ हो। ओके, फैक्ट्स और फिगर्स पे भी बेस्ड हो, नॉट ओनली ऑन साइकोलॉजिकल या बायस्ड होकर डिसीजन ना लिया गया हो। देन लास्ट वन इज सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच वैसे दूसरे नंबर पे होता है, पर मैंने लास्ट में रखा है क्योंकि इसमें थोड़ी सी फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह तो जो थी, तो वो तो लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल है वो बता दूंगी। अभी आप समझ लीजिए। सिस्टम अप्रोच इज बेसिकली, सिस्टम वर्ड से क्या समझ आता है वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। सिस्टम वर्ड से यहाँ मैनेजमेंट में क्या समझ आता है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, व्हाट डज द वर्ड सिस्टम मीन्स, कोई आइडिया? रोज़ बोलते हो सिस्टम नहीं सही है या नहीं सही है, एजुकेशन सिस्टम नहीं सही है, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं सही है, नहीं सही है, रोज़ डिबेट होती है, रोज़ बातें होती है। कभी सिस्टम वर्ड का मतलब सोचा? सिस्टम वर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मली और इनफॉर्मली फॉर एनी पार्टिकुलर फंक्शन और गोल, ठीक है। वही तो सिस्टम होता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है वो कैसा होता है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, पर सारे लोग जो उसमें काम कर रहे होते हैं उनका अल्टीमेट गोल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दिलाना। तो वो एक इकोसिस्टम ही तो है। जैसे कि अभी बहुत आपने सुना होगा कि मेंटोरशिप मिल जाती है। इफ़ अ पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन
मेकिंग पेंटिंग्स, तो उसका जो इकोसिस्टम होगा वो कैसा होगा, पेंटर्स का होगा, आर्टिस्ट का होगा, आर्ट एग्जिबिशंस में जाना चाहेगा, वो अपनी पेंटिंग्स को सेल करना चाहेगा, तो उसके आसपास का जो इकोसिस्टम होगा वो लोग कौन होंगे, जो आर्ट एग्जिबिशंस लगवाते होंगे, करवाते होंगे, कॉम्पिटिशन्स करवाते होंगे, पेंटिंग सिखाते होंगे, पेंटिंग सीखते होंगे, पेंटिंग की स्टेशनरी देते होंगे, तो वो उनका इकोसिस्टम हो गया। लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं पर कनेक्टेड हैं, तो दैट इज नोन एज सिस्टम। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मली और इनफॉर्मली फॉर अ पार्टिकुलर फंक्शन और एनी पार्टिकुलर गोल, ओके, इन कॉमन। एंड तो सिस्टम अप्रोच में यही चीज़ थी। सिस्टम अप्रोच इज़ बेसिकली, इसमें हम यही देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, डिपार्टमेंटल सिस्टम है, या फंक्शनल सिस्टम है, या प्रोडक्शन सिस्टम है, तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो अप्रोचेस होने चाहिए, वो उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जैसे कि हमने एक एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, फिर ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। जैसे कि इसके बाद हम क्लासिकल अप्रोच पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए डिपार्टमेंटल नहीं, चलो ठीक है डिपार्टमेंटल ले लेते हैं। डिपार्टमेंटल डिवीज़न है, मतलब कि फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट है एक कंपनी में, और चलो मान लेते हैं घड़ी की कंपनी है, उसका फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट है, उसका मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट है, सेल्स का अलग डिपार्टमेंट है, और प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, 4 डिपार्टमेंट हो गए। अब मान लो प्रोडक्शन करने में घड़ी की क्वालिटी में थोड़ी सी कमी आ गई, और जब लास्ट में फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ और बिजनेस का बैलेंस शीट वगैरह प्रॉफिट वगैरह बना, तो वो प्रॉफिट कम आया। तो अब उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जो मार्केटिंग वाले होते हैं वो सेल्स वाले को ब्लेम करते हैं कि इन्होंने बेचा नहीं, सेल्स वाले होते हैं वो मार्केटिंग वाले को ब्लेम करते हैं कि इन्होंने मार्केटिंग नहीं करी, और फिर फाइनेंस वाले होते हैं वो कहते हैं हमें तो लगता है प्रोडक्शन ही नहीं सही था। ठीक है, तो कोई भी अपने ऊपर जवाबदेही, मतलब अकाउंटेबिलिटी लेता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये एक प्रॉब्लम आती है, जो ड्रॉबैक आता है डिपार्टमेंटल वाले में, ये तो उसको आप कैसे कैरी आउट करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को अकाउंटेबल, डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि तुम्हारी ये अकाउंटेबिलिटी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर रिव्यू हमें आ गया कि क्वालिटी वॉच की अच्छी नहीं थी, तुम्हें अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, तुमने प्रोडक्शन अच्छा नहीं किया। अगर रिव्यू हमें आ गया कि हमें अवेयरनेस नहीं थी, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आपने अवेयर नहीं कराया। अगर हमें ये बात सामने निकल के आ गई कि फाइनेंस नहीं था, इस वजह से क्वालिटी ख़राब हो गई, और ये प्रूव हो गई बात, तो फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट को अकाउंटेबिलिटी लेनी ही पड़ेगी कि उसने फाइनेंस रेज नहीं कराया या अवेलेबल नहीं कराए। तो ये होता है सिस्टम अप्रोच। इसका मैंने एक एग्जांपल दे दिया। अगर आप बहुत एक्सप्लेन ना कर पाएँ तो ऐसे करके आप एग्जांपल्स लिख देंगे तो लॉन्ग आंसर्स हो जाएगा। ठीक है, और एमसीक्यूज़ की तो खैर बात ही अलग है, अभी तो भगवान जाने के एमसीक्यू होंगे, लॉन्ग आंसर होंगे। तो अभी हम आते हैं क्लासिकल अप्रोच पे। साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेटिक, ये 3 समझानी है अच्छे से, और हॉथरॉन की कहानी सुनानी। ओके, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एडब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। लेट्स गेट स्टार्टेड।